हेलो एवरीवन। तो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ये सी सेट है। आपको पता है कि हम इस टेस्ट सीरीज़ में केवल इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हीं को डील कर रहे हैं। मैंने अभी तक 2023 से लेकर 2019 तक के पेपर अपलोड कर दिए हैं। पेपर मतलब जो एक्सप्लेन किया है, डील किया है, इसके बारे में जो बातें हुई हैं। तो आई होप आप में से सबने देख लिया होगा। जिस किसी भी ने नहीं देखा वो चैनल पर जाके उसको देख सकता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं अपने इंटरपर्सनल स्किल क्वेश्चन की। देखिए, ज़्यादातर आपने 20 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन देखे हैं, पर 2017 से कुछ बदलाव हुआ था पीसीएस के पेपर में, एग्ज़ाम में। तो शायद इसमें क्वेश्चन कम है। तो इसमें जब कम है तो हम अब डील करेंगे क्वेश्चन। आज से हम क्या कर रहे हैं कि 2023 से लेके 2013 तक के ज्योग्राफी के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ऐसे क्या है, सेक्शन वाइज डील करने से बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए पहले हम इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष संप्रेषण, बी अनौपचारिक संप्रेषण, सी मौन संप्रेषण या डी औपचारिक संप्रेषण। इन्होंने यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर इन्होंने आंसर ए दिया है कि अप्रत्यक्ष संप्रेषण। अब वो कैसे, देखिए, कक्षागत संप्रेषण आपका हमेशा पता है कि प्रत्यक्ष संप्रेषण का उदाहरण होता है, ना कि अप्रत्यक्ष संप्रेषण का। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है सदस्य असंतुष्टि, बी सक्षम निर्णय प्रक्रिया, सी सदस्य संतुष्टि या डी सूचनाओं के सक्षम अंतरण। यहाँ पर सदस्य असंतुष्टि है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में सी में है सदस्य संतुष्टि। ठीक है, तो देखिए आंसर इन्होंने दिया सदस्य संतुष्टि। क्यों? कि सदस्य संतुष्टि हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है कोटवाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में, बी जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, सी संचारित की गई सूचना को अप्रसारित करना, डी संचारित की गई सूचना का प्रत्यावाहन करना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इन्होंने सही बताया। क्यों? क्योंकि जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में ही सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है। ऑप्शन है पार्श्विक संप्रेषण, बी अधोगामी संप्रेषण, सी ऊर्ध्वगामी संप्रेषण या डी तटस्थ संप्रेषण। देखिए, जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों के मध्य विचार विमर्श अथवा सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो इसे क्षैतिज संप्रेषण कहते हैं। पार्श्विक संप्रेषण क्षैतिज संप्रेषण का ही एक प्रकार है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा पार्श्विक संप्रेषण। ठीक है, आई वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब आप इस तरीके से 10 से 20 सालों के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में आपके मार्क्स तो इम्प्रूव होते ही हैं, क्वेश्चन भी सही होते हैं, और फिर आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वरना टेस्ट सीरीज़ में हमारे बहुत मार्क्स माइनस में हो जाते हैं, निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं, क्योंकि हमसे गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है। ऑप्शन है काइनेसिक्स से, बी प्रॉक्सिमिक्स से, सी पैरालैंग्वेज से या डी अशाब्दिक व्यवहार से। ऐसे ही क्वेश्चन आपने इसके पहले देखा है ना। तो ये इन्होंने बताया कि काइनेसिक्स से। क्यों, उसको देखते हैं थोड़ा सा। बता रहे हैं कि काइनेसिक्स का संबंध संचार के समय संचारक द्वारा दिखलाई गई शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा, हाव भाव, जिसे हम लोग जेस्चर पोस्चर बोलते हैं, तथा अन्य शारीरिक गतियों से होता है। प्रायः देखा जाता है कि संचारक कोई सूचना देते समय विशेष भाव भंगिमा बनाता है या विशेष प्रकार की शारीरिक मुद्रा अपनाता है। ऐसी भाव भंगिमा तथा शारीरिक मुद्रा अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं तथा उसका अर्थ व्यक्ति आसानी से निकाल लेता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है। ऑप्शन है साक्षात्कार, बी मनोरंजक उपन्यास पढ़ना, सी संवाद या डी सामाजिक अंतःक्रिया। आई होप आंसर आपको इसमें जो दिया है वैसे भी पता है, इसके बावजूद अगर आपने पहले सोचा होगा तो समझ में आएगा। साक्षात्कार भी संप्रेषण का एक रूप ही है, संवाद भी आपका है, सामाजिक अंतःक्रिया भी है, मनोरंजक उपन्यास पढ़ना ये आपका नहीं है। तो इसका कुछ कुछ आंसर आपने गेस कर लिया होगा, लेकिन इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं एवं मनोवृत्तियों में सहभागी होता है।
इस प्रकार वे समस्त विधियाँ जिनके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है संचार है। स्पष्ट है कि साक्षात्कार संवाद सामाजिक अंतःक्रिया संप्रेषण के रूप है, परंतु मनोरंजक उपन्यास पढ़ना संप्रेषण का रूप नहीं है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2018 का कंप्लीट हो गया, ये 2017 है। तो यहाँ पर यूपीपीसीएस में कुछ बदलाव हुए थे, तो सबसे कम क्वेश्चन जो आए हैं 2018 में इंटरपर्सनल के आए हैं। अब हम ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी वीडियो में हम ज्योग्राफी को बता देते हैं, लेकिन हम 2023 की ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। फिर हम बैक की तरफ लौट के आएंगे और लगभग 20 सालों का पेपर डील करेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड में वीडियो रखूँगी, मुझे फालतू का टाइम बर्बाद करना बेवकूफ़ी लगती है, तो आप लोग भी स्पीड में ही देखेंगे कि वीडियो थोड़ी सी तेज़ रहेगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कम समय में आपकी चीज़ें हो जाए। तो हम देख लेते हैं पहले ज्योग्राफी को। ये 2023 से स्टार्ट है जो क्वेश्चन आए हैं, और जो इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर काउंट करें तो पता है आपको, मतलब 40 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी खासी मात्रा में आते हैं। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है और देखना बनता भी है। तो अभी हम इंडियन ज्योग्राफी से 2023 के पेपर से शुरू कर रहे हैं, और हम बैक की तरफ जाते हुए जितना हो सकेगा 20 सालों के क्वेश्चन को डील करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी में पूछा गया, 2023 के पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित में किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है। ऑप्शन है देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। ये सभी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए तो ये तो आंसर तो चलो पता है कि देवप्रयाग, लेकिन यही आप जब इसको इस तरीके से रिवाइज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से खुद ही तैयार हो जाएंगे। कह रहे हैं कि देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी, वही भागीरथी नदी जो आगे चलकर आपकी गंगा बनती है। ठीक है, नदियों के संगम पर स्थित है, यानी कि जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं वहाँ उसी स्थान पर स्थित है, या उसी संगम को कहते हैं। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है ना। भागीरथी ही बाद में आपस में अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम होता है। इसके बाद आगे चलकर इसी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका देवप्रयाग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। ये नदियाँ हैं, ये उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए यमुना, सिहावा, बी कृष्णा, नासिक, सी गोदावरी, महाबलेश्वर, डी महानदी, यमुनोत्री। तो इनके उद्गम स्थल को जोड़ना है। अब आप यहाँ पर गेस कीजिए कि आपकी सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई याद है तो यमुना और गोदावरी तो याद ही होनी चाहिए, है ना। देखिए गोदावरी आपकी नासिक से निकलती है ना, C2। यमुना आपकी यमुनोत्री हो गई। देखिए तो जब हमें आंसर ना पता हो तो हम ऐसे गेस करते हैं, यमुना यमुनोत्री A4। अब A4 इन्होंने 3 जगह दिया है, बट गोदावरी नासिक। C2 इन्होंने कितनी जगह दिया है, C आपका सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है। इसके बाद अगर आपको 2 ऑप्शन नहीं भी याद है तो आप इस तरीके से आंसर में जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि कृष्णा आपकी महाबलेश्वर हो जाती है और बची महानदी, तो ये आपकी सिहावा हो जाती है। अब आंसर देख लेते हैं कि जो हमने ए गेस किया क्या वो इसमें आया है कि नहीं आया है। तो आंसर भी ए है, और इस तरीके से आप गेस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा स्पेस डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है। ऑप्शन है माना हिमाचल प्रदेश, बी नीति उत्तराखंड, सी दीफू लद्दाख, या डी अघिल अरुणाचल प्रदेश। जिस तरीके से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो बोला कि सही सुमेलित है वो तो आपका नीति उत्तराखंड है, और क्यों सही सुमेलित नहीं है वो हम देख लेते हैं। और आप पूरी वीडियो में देखना कि दर्रे से कितने क्वेश्चन आए हैं। अभी एक ही साल का हम डील कर रहे हैं, बट देखना कि आए हैं, इसके बाद आगे कितने आते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है, ज़्यादातर जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो आपकी घटना चक्र है। हालांकि मैं तो आई दृष्टि वाले से बता रही हूँ आपको। तो इसमें ना खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला ये आपके लद्दाख में इतने सारे पड़ते हैं। पीर पंजाल बनिहाल आपके जम्मू और कश्मीर में पड़ते हैं। सिकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगची हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से ये लिस्ट दे देते हैं। सबसे अच्छी बात यही होती है, इसको बहुत अच्छे से आप देख लेना, नोट डाउन करना नोट कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसे याद रहते तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। सेकंड, भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। यहाँ पर होगा, इन्होंने पन छप गया किसी तरीके से प्रिंटिंग में, पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दिया, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, बी दोनों फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड, डी केवल फर्स्ट। ऑप्शन बी सही है, यानी कि दोनों सही है। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये तो थोड़ा सा करंट से भी रिलेटेड है कि फरवरी 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम की खोज संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। ये तो कन्फर्म है कि ये चीज़ें भारत में बहुत कम पाई जाती है, नहीं पाई जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा करंट से भी रिलेटेड तो ज्योग्राफी रहती ही रहती है, करंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है।
पर ज्योग्राफी के मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं वो बहुत मतलब अमेजिंग है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अच्छी खासी मात्रा में आते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी है। नेक्स्ट है कि सिवाना समुद्र समुद्र एवं कल्पक्कत क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा, बी ताप ऊर्जा एवं नाभिकीय ऊर्जा, सी नाभिकीय ऊर्जा एवं जल शक्ति, डी सौर शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन ए पहले से सही है, मुझे पता था। कर्नाटक में जो सिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र है उसकी स्थापना 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कल्पक्कम जो नाभिकीय संयंत्रों हेतु प्रसिद्ध है। जितने भी तटीय राज्य हैं ये आपके देखना कि नाभिकीय ऊर्जा हो गई, ये तटीय ऊर्जा हो गई या जल शक्ति हो गई, इसके लिए इंपॉर्टेंट जगह रहती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की वजह से, समुद्र की वजह से ये ऊर्जा मतलब बनाना या इस तरीके के प्लांट लगाना आसान रहता है। तो ऐसी चीज़ें यहीं पाई जाएंगी जो तटीय राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब ये फैक्ट का क्वेश्चन, अगर आपको इसका फैक्ट नहीं पता तो आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाओगे। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, सी सेकेंड बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही कूट है आपका केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। ऑप्शन ए केवल सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती सही है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं मिलती है, ये आपकी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर फैक्ट पता है तो ही आप निकाल पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी डैश नदी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्राणहिता महानदी, बी हेमावती कावेरी, सी मालप्रभा कृष्णा या डी मंजरा गोदावरी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, इन्होंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन पोर्शन में बताया कि प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की है मीन्स यहाँ पे इन्होंने प्राणहिता को महानदी से जोड़ा है कि मतलब इसका ये है तो नहीं है, ना कि महानदी की। ठीक है, पहली लाइन में बताया कि प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ना कि महानदी। आपको पता है कि गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अभी देखना यहाँ कहीं बताएंगे। ये देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, अब इन्होंने यहाँ पर नदियाँ बता दी, ये अच्छी बात है। प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, वेनगंगा। ठीक है, कावेरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी आदि हैं। ठीक है ना, कावेरी की बता दिया और आपकी गोदावरी की बता दिया। इसके बाद में कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा इत्यादि। तो इस तरीके से आप जब अभी अगर 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे ना, बहुत क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व बन जाएंगे। अगर वो रिपीट करेंगे, लैंग्वेज बदलेंगे, ईयर बदलेंगे, फैक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, फिर भी क्वेश्चन आप टैकल कर ही ले जाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बताया कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे कहते हैं। अगर ये ऑप्शन न दिया होता तो मेरे को तो लगता है गेस में कि मैं आर्द्रभूमि को बोल दूंगी, बट नहीं। देखिए एक्सप्लेन पोर्शन इसीलिए है, आर्द्रभूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, जल विभाजक। इन्होंने बताया कि एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे जल विभाजक यानी कि वाटरशेड कहते हैं। तो इस तरीके से कई कन्फ्यूजन दूर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखना कि इसमें मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, मैं वीडियो थोड़े तेज़ ही बनाकर डालूंगी स्पीड में, ताकि चीज़ें हो भी जाएँ टाइम से और रिवीजन भी हो जाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। क्यों, कारण तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। जब आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा बुक से या क्लास में तो आपको ये बात बताई गई होगी, ये कॉन्सेप्ट, पर फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो नीचे यहाँ पर कूट दिए गए हैं, और कूट ए गलत है किंतु आर सत्य है, बी ए सत्य है किंतु आर गलत है, सी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या डी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके दिया है, और जनरली जो डी में ऑप्शन है ये ए में रहता है, बट यहाँ पर मान के चलो एक तरीके से कि ए या डी दोनों सही हैं आपके, यानी कि यहाँ पर नीचे कर दिया है तो डी ऑप्शन आपका सही है। अब इसको एक्सप्लेन पोर्शन देखते हैं कि दोनों सेटिस्फाइड क्यों कर रहे हैं। तो जो उन्होंने वहाँ पर बताया कि तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की शाखा के, देखिए जैसे इधर तमिलनाडु है और ऐसे जब वो पवनें आती है, जब आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो इसी के बराबर में पड़ जाता है ना, कि शाखा के समानांतर स्थित है, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। इधर से अरब सागर की जो शाखा है और उधर से जो पश्चिम बंगाल की शाखा है ना, तो अरब सागर की शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून को पश्चिमी घाटों द्वारा
बाधित किया जाता है, यानी कि रोका जाता है। और ये हवाएं फिर पश्चिमी घाटों की ढलानों पर चढ़ती हैं, जल्द ही ठंडी हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सह्याद्री के हवा वाले हिस्से और पश्चिमी तटीय मैदान में मूसलाधार वर्षा होती है। ठीक है, और पश्चिमी घाटों को पार करने के बाद ये हवाएं नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती है। इससे हवाओं में नमी तो हो जाती है कम, इसलिए ये हवाएं पश्चिमी घाटों यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित के पूर्व में थोड़ी वर्षा करती हैं। इन क्षेत्रों को वर्षा छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जब ये ज्योग्राफी में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया होगा तो आपका रिवीजन भी हो गया और क्लियर भी हो गया है ना।